हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण मीन्स ईवीएस। यह पर्यावरण आपके लिए सीटेट, यूपीटेट और अन्य टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पेपर में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हैं, हम चलते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में जो प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चे को हम ऐसे कैसे पढ़ाएं कि पर्यावरण बच्चे की समझ में आए और बच्चे को अच्छा लगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे वृत्तांत तरीके से, कहानी के तरीके से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। केवल एक और दो, केवल तीन और चार, एक दो और तीन, एक तीन चार। बच्चे को हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे को एक तो कहानी के माध्यम से हम अच्छा पढ़ा सकते हैं। बच्चा कहानी सुनेगा और बच्चा कहानी के माध्यम से, आप किसी जंगल के बारे में समझा रहे हो या कोई नक्शे के बारे में समझा रहे हो, तो आप समझाओगे कि इंडिया है, इंडिया के पास में चाइना है, ऐसे नीचे श्रीलंका है। तो जो आप समझा रहे हो बच्चे को, वो चित्र एक कहानियां बनाकर समझा सकते हो। और एक होता है वृत्तांत। वृत्तांत क्या होता है? वृत्तांत वह होता है, ऐसे आप सोचो कोई घटना का वृत्तांत, मतलब कहानी में थोड़ा आप छोड़ सकते हो, कोई पहलू को मोटा-मोटा सुना सकते हो। वृत्तांत वह होता है कि ऐसे आपने सुना होगा कभी, एक फ़िल्मी स्टोरी होती है या गबन का जो गबन उपन्यास है, उसमें एक-एक चीज़, एक कोई घटना छूटनी नहीं चाहिए। जीना उतर रही थी, धम, धम, धम। साँस भरी, तीनों वह 3 सीढ़ियाँ उतरी, फिर वह कूली। एक-एक वो वृत्तांत का मतलब होता है घटना का एक-एक चीज़ नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल घटना एक-एक बिल्कुल बारीकी से सुनानी चाहिए, वह होता है वृत्तांत। मतलब कहानी से और उसको गहराई में अच्छे सुनाया जाए, वह होता है वृत्तांत। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वह वृत्तांत और कहानी है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है वृत्तांत और कहानी से। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 और 2। 1 और 2 राइट ऑप्शन होगा। बच्चों को कहानी और वृत्तांत से आप पर्यावरण अच्छे सिखा सकते हैं। कोई भी घटना को, कोई भी स्थान को, उन्हें कहानी और वृत्तांत के माध्यम से ध्यान से आप बच्चे सुनेंगे, वो आप उनको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। यह आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वर्ग 3 के लिए, जो वर्ग 3 अभी एमपी टेट होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़ोगे, पेपर आपका यूं ही निकल जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल द्वारा, डेसिमल द्वारा, न्यूटन द्वारा, नैनो इकाई द्वारा। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका मापन किया जाता है, वह किया जाता है डेसिमल के द्वारा। जो ध्वनि को नापने की जो इकाई है उसका नाम डेसिमल है। डेसिमल में हम नॉर्मल कमरे में आराम से बात करते हैं तो 25 से 30 डेसिमल में नॉर्मल बात हो जाती है। जब थोड़े बाहर बात करेंगे तो 60 डेसिमल, 60 से 30, 25 से 30 डेसिमल में अपनी बात आराम से हो जाएगी अंदर। जब बाहर बात करते हैं उसके लिए 60 डेसिमल आवाज होती है। और 80 डेसिमल से जब ऊपर आवाज जाती है, 80 डेसिमल से कहीं ऊपर आपकी वॉइस गई, वह प्रदूषण वॉइस प्रदूषण में आ जाती है, ध्वनि प्रदूषण में आ जाती है। 80 से ऊपर की जो वॉइस होती है, जो फटाका घलते हैं उनकी जो डेसिमल आवाज होती है वह 1 से 110 डेसिमल होती है। ट्रेन की आवाज, ट्रेन की आवाज का जब ट्रेन का हॉर्न बजता है, वह आवाज ट्रेन की 110 से 140, 130 ऐसे डेसिमल हो जाती है ट्रेन के हॉर्न की आवाज। कहीं आप 80 डेसिमल, 80 डेसिमल या 85 डेसिमल आवाज में प्रतिदिन रहते हैं, हर समय रहते हैं, तो यह आवाज आपके कानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नॉर्मल आवाज आपकी 25 से 30, बाहर थोड़ी आवाज बात करते हैं तो 60 डेसिमल हो जाती है। 80 डेसिमल से ऊपर ध्वनि प्रदूषण में इसका जो एक माप है वो ध्वनि प्रदूषण में चला जाता है। इसे राइट ऑप्शन इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्ण रेखा, नर्मदा या स्वर्ण रेखा, ताप्ती, स्वर्ण रेखा, नर्मदा या मिला।
यह जो नदी है, यह कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यह जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में आपकी जो नदी गिरती है, वह नदी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से आती है। झारखंड के पहाड़ों से बहकर एक अकेली नदी है जो झारखंड के पहाड़ों में बहकर आती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ऐसे जो हमारा भारत है, इधर जो इस साइड है वो बंगाल की खाड़ी है और इस साइड अपना गुजरात है और इस साइड जो है वह अरब सागर है और खंबात की खाड़ी है। जो नर्मदा नदी है अपनी, वह खंबात की खाड़ी में गिरती है और जो ताप्ती नदी है वह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। और यह कोई नदी का नाम नहीं है, मिला तो कोई नदी का नाम नहीं है। इसीलिए जो ताप्ती और नर्मदा है वह आपकी जे जो सागर है इधर खंबात की खाड़ी में, हिंद महासागर में इधर गिरती है खंबात की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में आपकी स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश भारत का हृदय बोला जाता है। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश भारत का हृदय है, भारत के बीच में है, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम भारत का हृदय बोला जाता है। और भारत के हृदय की जो राजधानी है वह है भोपाल और भोपाल को ही झीलों का शहर, यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए यहाँ झीलों का शहर, भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। इंदौर में भी बहुत अच्छी चीजें हैं। ग्वालियर में जिब्राल्टर किले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को। जो अंतरराष्ट्रीय है ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो ओजोन परत है वह खराब हो रही है। अंटार्कटिका पर ओजोन परत में जो छिद्र पाया गया, उसके लिए कि वह सही हो जाए, उसके लिए क्या करना है, सभी को उसकी भरपाई करने के लिए उसकी याद में ओजोन दिवस मनाया जाता है कि सब लोग समझे इस बात को और अपने अपने घर से लेकर बाहर तक हर जगह पेड़ लगाएं और प्रदूषण कम फैलाएं। इसलिए यह ओजोन दिवस मनाया गया। ओजोन दिवस का जो कार्य था वह यूएनओ के द्वारा यह घोषित किया गया और यह मनाया गया 16 सितंबर को। कब मनाया गया? 16 दिसंबर को नहीं, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को नहीं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं वह खाद्य श्रृंखला में कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। किसी खाद्य श्रृंखला क्या होता है? आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। खाद्य श्रृंखला होती है कि खाद्य श्रृंखला में एक घास होती है, घास को टिड्डा खा रहा होता है, टिड्डा को मेंढक खा रहा होता है, मेंढक को सांप खा रहा होता है, सांप को बाज खा रहा होता है, बाज को कोई और खा रहा होता है? ऐसे आपने देखा होगा। ऐसे ये खाद्य श्रृंखला बनी रहती है, एक दूसरे को एक दूसरा खाता है। जो प्रथम जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं हमारे जो घास, जो जमीन पर जो घास उगा है, जो घास उगता है, जो घास कहाँ से उगता है? क्लोरोफ्लोर की सहायता से यह घास सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण कर कर जो खाना बनाता है अपना, सूर्य के प्रकाश से खाना बनाता है घास। घास खाना बनाता है। घास उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता वह होता है जो किसी चीज को उपभोग करता हो, किसी चीज को लेता हो, वह उत्पादक है। घास क्या है? घास उत्पादक है। घास अपना भोजन, अपनी ऊर्जा स्वयं बनाता है, सूर्य के प्रकाश से बनाता है घास, इसीलिए घास उत्पादक है। प्रथम उत्पादक कौन होगा? घास होगा। हमको पूछा है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है? शाकाहारी कौन है? जो शाकाहारी होते हैं, जो घास को खाते हैं, वह वेजिटेबल्स शाकाहारी उनको बोलते हैं। जो घास को खाते हैं वह होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। वह कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो घास को खाते हैं। मनुष्य भी उसमें आते हैं, मगर कुछ मनुष्य
मांसाहारी में आते हैं, मगर जो घास को खाते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, ऐसे बकरी है, गाय है, भैंस है, हाथी है, और बहुत सारे जानवर हैं जो सिर्फ घास, वेजिटेबल्स, पत्ते खाते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कभी कंफ्यूज ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब आप भूल जाओगे प्राथमिक उपभोक्ता लगाना है या प्राथमिक उत्पादक लगाना है। ध्यान रखना इस बात का। प्राथमिक उत्पादक सिर्फ घास होते हैं जो अपना खाना स्वयं सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, फिर घास से ऊर्जा जो शाकाहारी होते हैं वो लेते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। वह उपभोक्ता होते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी है। ये हमने समझी लिया। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता वह होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता वह होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस को बकरी खाई, बकरी प्रथम उपभोक्ता हो गई, बकरी ने घास खाया और बकरी को खा गया शेर, शेर मांसाहारी है, वह द्वितीय उपभोक्ता है। शेर द्वितीय उपभोक्ता है और द्वितीय उपभोक्ता में मनुष्य भी आते हैं। अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता कौन होते हैं? जो अपघटन करता है वह वे होते हैं जो जीव खत्म हो गया, मर गया, सड़ गया, उसको खाते हैं। जैसे गिद्ध हैं, कुछ कवक हैं, कवक लग जाती है, कुछ मृत्यु प्रोजीवी हैं जो मरे हुए जो जंतु हैं उनको खा जाते हैं, और छोटे कीड़े होते हैं वही नष्ट कर देते हैं, वह होते हैं। कभी कभी ये आ जाता है सफाई करता कौन होते हैं, तो सफाई करता भी उन्हीं को बोलते हैं। और अपघटन करता, ये अपघटन करता मीन्स होते हैं कि वह अपघटन हो जाता है, जहां से शुरुआत हुई थी बनना, और वह उसी पर्यावरण में, उसी वातावरण में दोबारा अपघटित हो गया, मिल गया, वह होते हैं अपघटन करता। ये हमने आपको तीनों चारों ही समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहते हैं? एक परिस्थिति है अपनी, पारिस्थितिक तांत्रिक होता है, क्या होता है? आपने देखा कि एक पानी से ही एग्जाम्पल ले लो कि पानी पहले यहाँ से पानी भरा है, पानी वाष्प के द्वारा उड़ता है, जब धूप पड़ती है तो पानी उड़ेगा वाष्प द्वारा, और जब वाष्प से पानी उड़ के बदल बनते हैं, और बदल बन के, और जब बदल बन के वो पानी दोबारा बरसता है, तो चक्रण होता है। ऐसे ही अपने अंदर गैसों का, खनिजों का चक्रण हो रहा है। आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, अपन जमीन से ही ले रहे हैं, और जमीन एक दूसरे से वही वाला चक्रण हो गया जो अभी उत्पादक उपभोक्ता वाला हो रहा था, कि हम पहले शाकाहारी ने लिया, शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया, तो उसमें नाइट्रोजन आया, फास्फोरस आया, जिंक आया, उसमें आया, और जब उसको किसी और ने खाया, किसी को और ने खाया, फिर वह नष्ट हो गया, अपघटन हो गया उसका, अपघटन हो गया, तो उसमें जो भी था उसमें जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और फिर उसका दोबारा वो वातावरण में दोबारा मिल गया। तो यह होता है, इसका नाम होगा जैव भू रासायनिक चक्र। जैव मतलब जीवों के द्वारा भूमि में एक रासायनिक, मतलब जो रसायन होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो होते हैं, जो रासायनिक होते हैं, ये रासायनिक हैं, जो आपके नाइट्रोजन वगैरह रासायनिक है, वो जैव भूमि रासायनिक चक्र होता है। जो ये चक्र चलता है वो दोबारा वायुमंडल में मिल जाता है और दोबारा फिर जीवों में आ जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप ऐसे ध्यान से पढ़ते जाओगे, हर क्वेश्चन को ध्यान से, ज्ञान बढ़ता है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन अकेला सही नहीं हो रहा। आपको पहली क्लास लेने में ऐसा लगेगा बोरियत क्लास है, टाइम ज्यादा लग रहा है, मगर आप 2-4 क्लास ऐसे ही समझ के ले लोगे तो आपको आने वाले क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। ये आप देखना। ये क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये 4 ईंधन दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाता है, यह हमको देखना है। कम प्रदूषण कौन फैलाता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। हम देखेंगे डीजल। डीजल खूब प्रदूषण फैलाता है, धुआं उड़ता है ट्रैक्टरों में से, गाड़ियों में से, इंजनों में से, इसलिए डीजल भी प्रदूषण बहुत फैलाता है। पेट्रोल भी बहुत फैलाती है, कोयला भी खूब धुआं उड़ाता है। जो हाइड्रोजन है इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं फैलता है। और अभी हाइड्रोजन की जगह धीरे धीरे हीलियम गैस ले रही है। हीलियम गैस हाइड्रोजन से और हल्की हो रही है, हल्की होती है और बलूनों में भर दी जाती है, और इससे भी यूज करने लगे हैं। हाइड्रोजन की जगह अब हीलियम ले रही है। इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त का मतलब होता है वह जंतु जो संकटग्रस्त, मतलब उनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं और वह कम मिल रहे हैं, ऐसे जंतुओं को संकटग्रस्त जंतु बोलते हैं।
वो है एक रेड बुक है, उसमें इनका नाम लिख जाता है और इनकी सुरक्षा के लिए सरकार अलग से पैसे देती है। वर्ल्ड वर्ल्ड स्तर पर इसका एक कार्यालय है, वहाँ से इसके लिए अलग से पैसे आते हैं कि इन जीवों को अच्छे से संरक्षक करो। ऐसे अपने यहाँ मोर का भी बताया संकटग्रस्त है, ऐसे टाइगर है वह संकटग्रस्त है, तो इनको ध्यान से रखो। यह संकटग्रस्त जंतु, इसका नाम है पांडा। पांडा आपने देखा होगा, बच्चे नाटक देखते हैं, नाटक में पांडा पांडा कहाँ पर पाए जाते हैं अधिकतर? यह पांडा हिमालय के जो तराइन है, तराइन के जो मैदान है, उनके जो लंबे लंबे पेड़ हैं उन पर ये अधिकतर रहते हैं। यह पांडा पांडा अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, भारत में है, ब्राजील में है। जो पांडा है अभी पाए जा रहे हैं वह है चीन में। कहाँ पर है? चीन में पांडा पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन इसका चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रसादी हुई? यहाँ पूछा है निम्नलिखित किस गैस, ये चारों ऑप्शनों में से कौन सी गैस थी जिसके कारण भोपाल में गैस त्रसादी हुई थी? यह क्वेश्चन सेंट्रल का क्वेश्चन बन गया, एमपी अकेले का क्वेश्चन नहीं है। यह बहुत बड़ी त्रसादी हुई थी, यहाँ कितने ही लोग मरे थे, कितने लाखों लोग, आज भी उनकी संतानें पीड़ित हो रही हैं वहां पर। ऐसा हुआ था, क्या हुआ था? यह बात है 3 और 4 दिसंबर की रात थी 1984। कितना? 1984 में 3 और 4 दिसंबर की रात थी। उस टाइम एक कंपनी थी, अमेरिका ब्रिटेन की कोई संयुक्त कंपनी थी। उस कंपनी में से रात में कोई प्रॉब्लम हो गई और गैस लीक हो गई। उस गैस से कई लोग अंधे हुए। 15,000 लोग तो वहां कम से कम लाशें मिली थी, खत्म हो गए थे। और कई लोग अंधे हुए, कई लोग विकलांग हुए, हाथ पांव ऐसे हो गए, उनकी संतानें भी आज विकलांग हो रही हैं। यह बहुत बड़ा हादसा था। इसीलिए इस गैस का नाम पूछ लेते हैं, इस हादसे की सन पूछ लेते हैं, इस हादसे की डेट पूछ लेते हैं, यह गैस प्लांट था वो कहाँ का था ये पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यह गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट ऑक्साइड है, मिथाइल ऑक्साइड है। इस गैस का जो नाम है वह क्या है? यह गैस ने बहुत ही तिरसादी मचाई थी। यह गैस बहुत ही हानिकारक रही सभी के लिए। इस गैस का जो नाम है वह है, डी ऑप्शन राइट है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, इसके कारण यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ट्रेजेडी हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। यह पूछ लेते हैं, इसका भी आप ध्यान से पढ़ ले। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।